हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, जो है हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कहानी को पढ़ना और सुनना। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो पहले इस कहानी के लेखक के बारे में जानते हैं, फिर हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1980 में वाराणसी के पास लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। बीए तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आपने शिक्षा विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्य किया। स्वाभिमानी और सिद्धांतवादी होने के कारण नौकरी छोड़कर वे साहित्य सेवा में लीन हो गए। आपकी कहानियाँ मानसरोवर में संकलित हैं। पूस की रात, कफन, नशा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान, गबन और रंगभूमि आदि उपन्यासों में आपने भारतीय जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आपकी रचनाओं में है। आपकी शैली मौलिक और ओजपूर्ण है। सरस और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग इन कहानियों में रोचकता प्रदान करता है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। वे युग प्रवर्तक कहानीकार होने के साथ साथ नए कहानीकारों में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आधुनिक कला जगत में कहानी कला के अक्षुण बनाए रखने के वाले कथाकारों में आप अग्रणी हैं। यथार्थ के साथ नए संबंधों को अधिक प्रामाणिक रूप में व्यक्त करने वाले प्रेमचंद साहित्य जगत का दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। तो ये थे हमारे प्रेमचंद जी। अब आइए जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। प्रेमचंद जी सिद्धहस्त कथाकार हैं। वे हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कथाकार के रूप में पहचाने जाते हैं। सामाजिक समस्याओं को अपनी कहानियों में स्थान देने वाले प्रेमचंद व्यक्ति मनोविज्ञान के गहरे पारखी हैं। उनकी कहानियों में जीवन के उदात्त गुणों के विकास और उनकी रक्षा का आग्रह प्रबल है। उनकी कहानियों की कथा वस्तु हमारे जीवन से ली गई है, इसलिए वे जीवन की वास्तविकताओं के लेखक हैं। अपने समय और समाज को अपनी कहानियों में प्रकट करने वाले प्रेमचंद के लेखन में भारतीयता के पहचान चिन्ह भी प्रकट होते हैं। प्रस्तुत कहानी परिवार केंद्रित कहानी है। बदलती सामाजिक परिस्थिति के कारण गौरीपुर गांव के बेनी माधव सिंह की आर्थिक स्थिति निरंतर कमजोर होती गई। उनके पूर्वज गांव के नंबरदार थे, किंतु उनकी हैसियत एक सामान्य नागरिक जैसी होकर रह गई थी। श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह उनके दो लड़के थे। श्रीकंठ उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक छोटी सी नौकरी में लग गए थे। लाल बिहारी सिंह का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगता था, इसलिए वे घरेलू कामकाज में ही संलग्न रहते थे। श्रीकंठ का विवाह आनंदी से हुआ था। आनंदी एक संपन्न परिवार की लड़की थी। जब वह श्रीकंठ की पत्नी बनकर श्रीकंठ के घर आई, तब उसे वहां एकदम विपरीत वातावरण प्राप्त हुआ। जिन सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी, वैसी सुख सुविधाएं उसे ससुराल में नहीं मिल पा रही थीं, किंतु उसने धीरे धीरे अभावों में भी प्रसन्नतापूर्वक रहना सीख लिया था। लाल बिहारी सिंह खाने पीने के शौकीन थे। उन्होंने एक दिन आनंदी से साग बनाने के लिए कहा। घर में घी पर्याप्त नहीं था। जितना भी था वह साग की तैयारी में ही लग गया था। लाल बिहारी ने आनंदी से दाल में डालने के लिए घी मांगा, तो आनंदी ने जब उन्हें घी को खत्म हो जाने की सूचना दी, तब इसी बात पर आनंदी और लाल बिहारी में कुछ विवाद हो गया। इस विवाद में बेनी माधव सिंह ने अपने पुत्र लाल बिहारी का पक्ष लिया, तो आनंदी अकेली पड़ गई। श्रीकंठ बाहर से लौटकर आते हैं तो आनंदी
उनसे लाल बिहारी की शिकायत करती है। घटना से उत्तेजित होकर श्रीकंठ ने लाल बिहारी से मुँह न दिखलाने की बात कह दी। लाल बिहारी बड़े भाई से के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर घर छोड़ने को उद्यत होता है, तो भाभी आनंदी उसे रोक लेती है। वह अपनी पुरानी बातों पर पछतावा भी प्रकट करती है। कहानी की यह विषय वस्तु एकदम पारिवारिक है। इस कहानी का केंद्रीय चरित्र आनंदी का है। संपूर्ण कहानी उसके इर्द गिर्द ही अपना कथा विकास करती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है, किंतु उसका विवाह संपन्न परिवार में नहीं हो पाता है। परिस्थितियों के अनुसार अपनी मानसिकता आनंदी बदल लेती है और ससुराल के संयुक्त परिवार को टूटने से बचाने का प्रयास करती है। अपने देवर से हुए विवाद को वह इसलिए भूल जाती है कि वह भाइयों के बीच अलगाव नहीं देखना चाहती। बड़े घर की बेटी वह इसलिए है कि अपना घर संभालना जानती है। आनंदी के चरित्र में स्त्रीउचित स्वाभाविक गुणों का समावेश है। श्रीकंठ पढ़े लिखे और भारतीय संस्कारों में रचे बसे संयुक्त परिवार के पक्षधर हैं और आदर्शवादी व्यक्ति हैं। पत्नी द्वारा शिकायत करने पर वे अपने छोटे भाई से नाराज हो जाती हैं। पति के कर्तव्य के प्रति वे सावधान हैं। उनके मन में नारी के गौरव की रक्षा करने का भी भाव है। लेखक ने कहानी में इन चरित्रों के माध्यम से पारिवारिक जीवन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों का जीवन चित्रण किया है। इस कहानी में पारिवारिक समरूपता को महत्व दिया गया है। इस हेतु पारिवारिक संवेदना को जीवित रखने के लिए व्यक्तिगत आशाओं आकांक्षाओं का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए आनंदी का त्याग इस कहानी में सराहनीय है। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और लंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल से थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि जिस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह पर एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी के लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम के द्वारा उद्योगों के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों का पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेद औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों में बड़ी लिखापढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, बल्कि वह बहुत बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिन में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने को जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते हैं। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई तो उन्हें
अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनका विरोध था। यह इसलिए कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़, फानूस, अन्नेरी, मजिस्ट्री एंड और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी वहां विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। उनकी 7 लड़कियां हुई थीं। पहली उमंग में उन्होंने 3 ब्याह दिल खोर कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भागहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचारणी का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीमटाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र की भी ना थी। हाथी घोड़े का तो क्या कहना, क्या कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ एक का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई व्यवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। विलास के सामान उसने कभी देखे भी ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह सब्जियां लाया और भावज से बोला, जल्दी से बना दो, भूख लगी है। आनंदी भोजन बना इसकी राह देख रही थी। हांडी में देखा तो घी अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी साग में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब साग में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने साग में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह डिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैं तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार सह लेती हैं, घर मैके की निंदा उससे नहीं सह पाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नौकर चाकर खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी। बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो इसका मजा चखाते। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से न
रहा गया। उसने खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ा रोकी, सिर बच गया, उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल पर और पुरुषत्व पर घमंड था। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय था और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुष को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने को भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदिनी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे को की साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियां का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्द के मुंह लगे। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। वह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्यों कहूँ? यह मेरे भाग्य का फल है, नहीं तो गवारू छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी उसर नहीं, चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे साग बनाने को कहा। घी में हांडी पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने साग में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं डाला? बस इसी पर मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने भी कहा कि वहाँ इतना घी होता है कि नौकर चाकर खा जाती हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझे खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक हो गया? इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी कभी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता से के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। इस तरह विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ ने कितनी बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया है, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना
भी कितना सहज है। बेनी माधव घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का बहुत विचार है। आप घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। मेरे पीछे स्त्रियों का पर खड़ाऊ और जूते की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वह तक मैं सहन कर सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अबाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह का घर, उनको सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब भी कभी भूल चूक हो जाए उसके कान पकड़ लो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने यहाँ आ बैठे। कई स्त्रियों ने अब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगीं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते हैं। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती हुई दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव। रोहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी अकड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। यह बेसमझ लड़का है, उससे कुछ भूल हुई, उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस धृष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए
कि यहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने उसे कभी घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ही से जोड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में आकर उसे गले लगा लिया। 5 रुपए से के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सन्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोंछी, जिसमें कोई ना समझे कि रोता था। आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि यह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस तरह लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि वह इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हो। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला रहे हैं। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे? उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ, ना उठे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से प्रणाम कह दो। यह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली, उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाने दो? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी बोली, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी बोला, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं। आनंदी ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, अब
एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड दोगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनीमाधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो देखा हमने बड़े घर की बेटी के माध्यम से आनंदी के चरित्र चित्रण को। आगे हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, बेनी माधव के पिता ने गांव में क्या क्या बनवाया था? उत्तर है, बेनी माधव के पिता ने गांव में पक्का तालाब आदि मंदिर, पक्का तालाब आदि बनवाए थे। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ का चेहरा कांतिहीन क्यों था? उत्तर है, बीए तक की पढ़ाई में अधिक मेहनत करने के कारण श्रीकंठ का चेहरा कांतिहीन हो गया था। अगला प्रश्न है, आनंदी का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर है, आनंदी का विवाह श्रीकंठ के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, ठाकुर भूप सिंह के घर का वातावरण कैसा था? उत्तर है, ठाकुर भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। वे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे तथा इसके साथ ही वे एक उदार व्यक्ति थे। उनके घर में सभी रईस ठाट बाट थे। उनके घर में एक हाथी, 3 कुत्ते आदि पालतू जानवर थे। घर में झाड़ फानुस की सजावट हो रही थी। खाने पीने का भी उच्च स्तर था। अगला प्रश्न है, हाथी मरा भी 9 लाख का, यह बात किसने कही और क्यों? उत्तर है, दाल में घी न डालने पर लाल बिहारी आनंदी से लड़ने लगा। लड़ाई में उसने आनंदी को मायके पर व्यंग कसा। इस पर आनंदी ने पलट करते हुए कहा कि पहले जैसा वैभव न होने पर भी उसके मायके में रहन सहन और खान पान की कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मरा हाथी भी 9 लाख का होता है। आनंदी संयुक्त परिवार के बारे में क्या राय थी? उत्तर है, आनंदी संयुक्त परिवार के बारे में अच्छी राय नहीं थी, कारण कि वह मानती थी कि यदि संयुक्त परिवार में खूब परस्पर सम्मान देने और बहुत कुछ करने के पश्चात भी यदि परिवार में खुशहाली का वातावरण नहीं बनता है और बात बात पर नुक्ताचीनी और काट छाँट होती है, तो उससे अलग होकर रहना ही चाहिए। इससे कम से कम मन में शांति रहेगी। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ का अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार था? उत्तर है, श्रीकंठ अपने भाई लाल बिहारी के साथ बड़े ही प्रेम का व्यवहार था। वह जब भी इलाहाबाद से आते उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आते। एक बार जब अखाड़े में लाल बिहारी ने दूसरे पहलवान को पछाड़ दिया था, तो उन्होंने 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। किंतु आनंदी के साथ हुए अभद्र व्यवहार को सुनकर उनका सारा प्रेम समाप्त हो जाता है और उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि वह उसका मुँह ना देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जब आनंदी ने अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए लाल बिहारी को माफ़ कर दिया, तो श्रीकंठ का हृदय पुनः परिवर्तित होकर अपने भाई से प्यार करने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है, यह कथन श्रीकंठ ने क्यों कहा? उत्तर है, इलाहाबाद से शनिवार को जब श्रीकंठ अपने घर पर आए तो आनंदी से लाल बिहारी द्वारा की गई अभद्रता की जानकारी हुई। रात भर
वे बेचैन रहे और सुबह होते ही अपने पिता से बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। बेनी माधव अपने पुत्र की यह बात सुनकर घबरा उठे। बोले, क्यों? इस पर श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाल बिहारी सिंह। अगला प्रश्न है लाल बिहारी सिंह के स्वभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर है लाल बिहारी सिंह बेनी माधव सिंह का छोटा पुत्र है। लाड़ प्यार में वह पढ़ लिख नहीं पाया। खेत खलिहानों में घूमना और कुश्ती दंगल में भाग लेना उनकी दिनचर्या के अंग थे। वह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सुबह पी जाता था। वह अपने बड़े भाई श्रीकंठ का बहुत आदर करता था। श्रीकंठ के सामने वह ना तो अब चारपाई पर बैठता था, ना हुक्का पी सकता था और ना पान खा सकता था। वह अपने बाप से ज्यादा अपने भाई का मान करता था। वह बिना पढ़ा लिखा हुआ उजड़ था। बिना सोचे समझे ऐसा निर्णय ले जा लेता था जिसके लिए उसे प्रायश्चित करना पड़ता था। एक दिन दाल में घी न होने के बाद पर वह अपनी भाभी से उल्टा सीधा व्यवहार कर डालता है, जिससे परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है। पर आनंदी के बड़प्पन से वह परिवार टूटने से बच जाता है। आनंदी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है आनंदी तालुकेदार भूप सिंह की बेटी थी और बड़े घर की बेटी कहानी की प्रधान नायिका है। उसके पति का नाम श्रीकंठ है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, स्वाभिमानी। आनंदी एक स्वाभिमानी स्त्री है। अपने देवर लाल बिहारी की अभद्रता व्यवहार से वह दुखी हो जाती है। इस घटना की जानकारी वह अपने पति के आने पर उसको देती है। उदार पूर्ण हृदय वाली। उदार एवं करुणा हृदय वाली। आनंदी का हृदय करुणा एवं दया से पूर्ण है। जब उसका देवर लाल बिहारी अपनी गलती को स्वीकार करके भाई और भाभी के पश्चाताप करता हुआ माफी मांगता है तो आनंदी का हृदय करुणा से पिघल जाता है और वह अपनी सौगंध देकर उसको घर छोड़ने से रोक लेती है। इस प्रकार वह एक संयुक्त परिवार को टूटने से बचा लेती है। वास्तव में वह एक उच्च चरित्र वाली उदार स्वाभिमानी स्त्री है। अगला प्रश्न है आनंदी के मायके और ससुराल के वातावरण में क्या अंतर था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आनंदी के मायके में अनोखे ठाट बाट थे। उसके पिता एक यासर तालुकेदार थे। उसके पास विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, झाड़ भानुस, अनेरी, मजिस्ट्री और ऋण देने आदि की सुविधाएं थी। आनंदी की 3 बहनों का विवाह बड़े ठाट-बाट से हुआ। आनंदी के ससुराल का वातावरण कुछ और ही था। यहाँ उसके मायके जैसी टीम न थी, टीम टाम थी और न अन्य सुविधाएं। हाथी घोड़े की बात तो बहुत दूर है, यहाँ कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। न यहाँ बाग बगीचे थे, न मकान में खिड़कियां, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। यहाँ तो एक सीधा साधा देहाती मकान था, परंतु आनंदी थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई व्यवस्था में ढाल लिया। अगला प्रश्न है इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तरह सूखी लकड़ी डैश डैश तिनक जाती है। उत्तर है कहानीकार प्रेमचंद कहते हैं कि जिस प्रकार सूखी लकड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, उसी तरह भूख से पागल मनुष्य भी जरा सी बात पर तिनक जाता है, वह लड़ने मरने पर भी आमादा हो जाता है। अगला प्रश्न है बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस कथन से लेखक का क्या आशय है। उत्तर है इस कथन से लेखक का यह आशय है कि बड़े घर की बेटियां बहुत सभ्य, व्यवहार कुशल, घर बनाने वाली, वे सही समय पर उचित निर्णय लेकर परिवार को विपत्ति से दूर कर देती हैं। पहले तो आनंदी अपने देवर के अभद्र व्यवहार पर क्रोधित होती हैं,
पर जब उसने देखा कि उसके क्रोध से घर उजड़ जाएगा तो माफ़ी मांगने पर अपने देवर को क्षमा कर देती हैं और अपने पति से भी उसे क्षमा दिला देती हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम उदार हैं, दूसरों के प्रति सहृदय हैं, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी दूर हो जाती है। आज के संयुक्त परिवारों को टूटने से बचाने वाली यह कहानी शिक्षाप्रद है। इस कहानी की नायिका अपने देवर के अभद्र व्यवहार से बहुत दुखी होती है, पर देवर द्वारा सच्चे हृदय से माफ़ी मांगने पर वह उसे क्षमा कर देती है तथा जब वह घर छोड़ने की बात कहता है तो अपनी सौगंध देकर तथा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। ऐसा करके वह टूटते परिवार को बचा लेती है। अगला प्रश्न है, इस घटना ने आनंदी के हृदय को परिवर्तित कर दिया, विवरण सहित समझाइए। उत्तर है, श्रीकंठ के मुख से यह बात सुनकर कि अब मैं लाल बिहारी की सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी तिलमिला गया तथा कपड़े पहनकर आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया से ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। लाल बिहारी की इस बात से आनंदी का हृदय परिवर्तित हो गया। वह अपने कमरे से निकली और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया, कहा, भैया, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। बाद में श्रीकंठ का हृदय पिघल गया और दोनों भाई गले लगकर फूट फूट कर रोए। इस प्रकार आनंदी ने अपने उदार हृदय से टूटे हुए परिवार को बचा लिया। अगला प्रश्न है, पुनरुक्ति और विलोम शब्द छांट कर लिखिए। तो गरम गरम फूट फूट, पुनरुक्ति शब्द है गरम गरम फूट फूट साथ साथ, और विलोम शब्द है अच्छा बुरा सुख दुख दिन रात। मानक शब्द लिखिए, ब्याह का विवाह, भावच का भावी, निवट का निवृत्त, जवाब का उत्तर, लात का पग, कर्ज का ऋण। निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए, जैसे आहट का कड़वाहट, ता का मूर्खता, वान का धनवान, ये का पठनीय, कार का साहित्यकार, आई का पढ़ाई, हारा का लकड़हारा, हीन का कांतिहीन, माला का जयमाला। योग उपसर्गों की योग से शब्द बनाइए, जैसे उप से उपकार, सु से सुयोग, कु से कुमार्ग, वि से विराग, अनु से अनुभाव, अभि से अभिमान, अप से अपमान, अव से अवगुण, अधि से अधिपति। सारांश है, तो हम कहानी पढ़ चुके, इस सारांश को आप देख लीजिए और ये कहानी पढ़कर हमें बहुत ही आनंद आया है। आशा करते हैं आप सबको भी इसको सुनकर पढ़कर आनंद आएगा और शिक्षा मिलेगी कि कोई भी गलती होने पर अगर उस बात को सुधारना है तो उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, उसको पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसा कि आनंदी ने किया, इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद भी उसने अपने देवर को माफ़ी मांगने पर माफ़ कर दिया और अपने घर टूटते हुए परिवार को टूटने से बचा लिया। तो देखा हमने इस वीडियो के माध्यम से बड़े घर की बेटी कहानी को। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।